हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरी मॉर्निंग तब तक गुड नहीं होगी जब तक कि आपने सारा होमवर्क बराबर नहीं कर लिया होगा। क्या कोई होमवर्क दिया था? नहीं दिया था? ओके। बट आज टाइम चेंज हो गया था, फिर चेंज हो गया। चेंज पे चेंज, कोई दिक्कत नहीं। आपको तो पढ़ने से मतलब है, कोई भी पढ़ाने आ जाए। तो आज हम एक काम करते हैं, सिंगल एंट्री में पहला क्वेश्चन नोट्स का कर ही लेते हैं। इजी क्वेश्चन है। आज हम अपने नोट्स का, आपके नोट्स का, अपने नोट्स का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्या आप रेडी हैं? किस तरह से रेडी हैं? क्या आपकी कॉपी और पेन खुला हुआ है? तो आप बिल्कुल भी रेडी नहीं है। यदि आप कॉपी और पेन खोलकर बैठे हैं लिखने के लिए, तो आप रेडी नहीं है बिल्कुल भी पढ़ने के लिए। आप रेडी बिल्कुल नहीं है सीए बनने के लिए। आप रेडी नहीं है इंटरमीडिएट की एग्जाम देने के लिए। तो आपको रेडी रहने के लिए क्या करना है? सिर्फ नोट्स खुले रहे और दिमाग के दरवाजे खुले रहे, बस। कॉपी बंद, पेन बंद। अब क्लास वर्क शुरू हो चुका है। आपको एक शब्द भी नोट नहीं करना है, सिर्फ आंसर नोट करना है, वो भी सबसे लास्ट में। तो आपको कल से आपका होमवर्क भी स्टार्ट हो जाएगा, चेकिंग होना। मैं कोशिश करूंगा, होमवर्क चेक करूंगा। अभी मैं स्टाफ रखने वाला हूँ, देखता हूँ। अभी तो सब कुछ गड़बड़ चल रहा है ना, कि मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूँ, तो स्टाफ को सारी कॉपी पे हाथ लगाना पड़ेगा। उसका भी हाथ आपकी कॉपी पे लगेगा, आपकी कॉपी पर उसका हाथ लगेगा, ये दोनों रिस्की हो जाता है। बड़ा दिक्कत वाला मामला चल तो रहा है। वो आपकी कॉपी चेक करने आएगा तो आपके पास में आएगा, तो वो भी दिक्कत है। वैसे तो आप लोग सब बैठे हैं पास पास में। तो बेटा थोड़ा सेफ्टी अभी भी रखिए, बराबर रखिए, मास्क बिल्कुल पहन के रखिए, हैंड सैनिटाइज करते रहें। बड़ा कुछ ही टाइम और बचा है, वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है आप तक। क्योंकि आप नौजवान लोग हैं, तो आपका वैक्सीन तो सबसे लास्ट में लगेगा। और आपकी कैटेगरी में भी आता हूँ, मेरा भी आपके साथ ही होगा। तो क्या मेरे को 60 प्लस समझते हो कि वैक्सीनेशन की फर्स्ट में आया हूँ? क्या मैं नहीं हूँ ना बेटा? 60 प्लस को लग रहा है अभी, मेरे को नहीं लगा अभी। इसका मतलब मैं आप लोग के साथ ही आने वाला हूँ। तो बेटा प्रिकॉशन रखें। पहलवान न बने ज्यादा अपने आप पर। मैंने क्या कहा बेटा? मास्क लगा के बैठो कम से कम। मतलब मास्क आपके मुंह पर भी लगा हुआ है, तो बेटा जब हम बोलते हैं तो कम से कम उससे सामने वाला बच सकता है, या कुछ तो फायदा होगा अपने को। तो कोशिश करें। और जब आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तब तो बिल्कुल मास्क लगा होना चाहिए। हाँ, आपको बीच में घबराहट हो तो थोड़ा थोड़ा आप कभी कभी आप उसको थोड़ा डाउन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करके उसको लगाए रखें जितना मैक्सिमम पॉसिबल है। तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ क्लास वर्क। और कोई भी मुझे नोट करते हुए दिखा तो मैं उसके पुरानी बेचेस की तरह 10 पन्ने तो फ्रेश पन्ने फाड़ूंगा, और पिछले 10 पन्ने भी फाड़ूंगा। मतलब आपके नोट्स के 20 पन्ने फटेंगे। यदि मैंने आपको सॉल्यूशन नोट करते हुए देख लिया तो आपके कॉपी के वो तो फटेगा ही, जो आप लिख रहे हैं उसके पिछले 10 पन्ने फटेंगे, और आगे के 10 पन्ने फ्रेश वाले फटेंगे। मतलब आपके 20 पेजेस फटेंगे आपके कुछ लिखने पर। ये बेटा मेरा पुरानी प्रैक्टिस है। आप चाहे तो पुराने स्टूडेंट से पूछ सकते हो कि मैंने ऐसे वाकई में किया है। क्या आप में से किसी को पता है कि ऐसा मैंने किया है? एक कुछ तो है मेरा प्रूफ कि हाँ मैं ऐसा करता हूं। बिल्कुल करता हूं बेटा, आप इसको धमकी मत समझना, ये मेरा चैलेंज है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सिर्फ सुनते रहें, समझते रहें, और मेरे साथ उस सॉल्यूशन को सॉल्व करने की कोशिश करते रहें, मन मन में बोलते रहे, सोचते रहे। लेकिन ठीक है, चलिए ए क्वेश्चन फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों, मैं आपको तो चेक नहीं कर सकता कि आप क्या कर रहे हैं, पर बेटा आप भी, मुझे नहीं लगता कि इन लोगों से पीछे चलना चाहेंगे। बेटा ये जो कर रहे हैं वो भी आपको भी करना है, इसको नोट नहीं करना है आपको बेटा, ठीक है? ठीक है, तो देखिए, ए सबमिट टू यू द फॉलोइंग फिगर रिलेटिंग टू हिज बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 1985। इस ए ने हमें उसके बिजनेस का डेटा सबमिट किया है, दिसंबर 85 वाला, ईयर वाला। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड ए बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 1985। एनी डिफरेंस इन
कैश अकाउंट, कैश बैलेंस इज अज्यूम टू बी, कैश अकाउंट में डिफरेंस आ जाए तो उसे आपको ड्राइंग मान लेना है। इसका मतलब कंफर्म है कि कैश अकाउंट में डिफरेंस आने वाला है, वो भी क्रेडिट साइड और जो डिफरेंस आएगा उसे हम मान लेंगे ड्राइंग। फिर पहला ट्रांजेक्शन कैश पेड इनटू बैंक, कैश पेड इनटू बैंक मतलब कैश बैंक में दी गई, कैश बैंक में डिपॉजिट की गई। इस सेंटेंस से, इस ट्रांजैक्शन से हमें एक बात और पता पड़ी कि हमें अब कैश अकाउंट अलग बनाना है और बैंक अकाउंट अलग बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाला कैश बैंक में जमा करने की ट्रांजैक्शन दे रहा है। इसका मतलब इसका कोई रिलेवेंस तो है। मतलब हम इस अमाउंट को 150 को जो कैश बैंक में जमा की गई कैश अकाउंट से करेंगे क्रेडिट और बैंक अकाउंट में करेंगे डेबिट, क्योंकि कैश जमा की गई तो एंट्री क्या होगी, बैंक बैलेंस बढ़ा, कैश बैलेंस कम हुआ, बैंक डेबिट टू कैश, ये तो एंट्री हुई। तो हर ट्रांजेक्शन का पहले एंट्री सोचें फिर पोस्टिंग, और एंट्री पोस्टिंग, एंट्री पोस्टिंग ये इमीडिएटली सोचना होगा। अल्टीमेट एम तो हमारा पोस्टिंग सोचना है, और यदि डायरेक्ट पोस्टिंग नहीं सोच पाते तो पहले एंट्री सोचे फिर पोस्टिंग करें। तो बैंक टू कैश, तो बैंक अकाउंट में बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट से क्रेडिट तो कैश अकाउंट से क्रेडिट करके बैंक में डेबिट कर देंगे। उसके बाद लिखा है प्राइवेट डिविडेंड पेड इनटू बैंक, प्राइवेट डिविडेंड पेड इनटू बैंक। अगला ट्रांजेक्शन है प्राइवेट डिविडेंड। ये प्राइवेट डिविडेंड पेड इनटू बैंक मतलब प्राइवेट डिविडेंड बैंक में डिपॉजिट किया गया। डिविडेंड का नाम दिया है प्राइवेट, इसका मतलब ये जो डिविडेंड जिन शेयर्स पर मिला है, जिन शेयर्स पर कंपनी से डिविडेंड मिला है वो इन्वेस्टमेंट, वो शेयर्स प्राइवेट थे, पर्सनल थे, व्यक्तिगत थे। मतलब ये इन्वेस्टमेंट इसके बिजनेस के नहीं बल्कि इसके पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। तो यदि इन्वेस्टमेंट प्राइवेट है, घरेलू है, व्यक्तिगत है, पर्सनल है, बिजनेस के नहीं, तो उसकी उसका मिला हुआ डिविडेंड, उसकी मिली हुई इनकम भी उसकी पर्सनल इनकम हुई। तो उसे चाहिए था कि ये डिविडेंड का चेक अपने घर के बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट में डाले, अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट में डाले, बिजनेस के करंट अकाउंट में ये डिविडेंड डिपॉजिट नहीं करे। यदि मैं बिजनेसमैन हूं तो मुझे दो खाते रखना चाहिए, एक प्राइवेट 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 ट्रांजेक्शन के लिए, एक बिजनेस का करंट अकाउंट बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए। यदि मुझे मेरे पर्सनल इन्वेस्टमेंट पर जो मैंने किसी कंपनी में शेयर्स ले रखे हैं, यदि उस शेयर्स पर मुझे डिविडेंड मिलता है, वो डिविडेंड चूंकि मेरी बिजनेस की एसेट नहीं है तो डिविडेंड मुझे कहाँ जमा करना चाहिए, मेरे सेविंग अकाउंट में, न कि मेरे बिजनेस के बैंक अकाउंट में। पर इस महाशय ने, मिस्टर ए ने तो ऐसा किया नहीं, वही डिविडेंड इसने बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। तो प्राइवेट इनकम डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ द बैंक अकाउंट ऑफ द बिजनेस, ये सब ट्रांजेक्शन उसके बिजनेस के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। प्राइवेट डिविडेंड पेड इनटू बैंक मतलब उसने प्राइवेट डिविडेंड बैंक में जमा किया, किस कौन से बिजनेस, कौन से बैंक अकाउंट में, बिजनेस के बैंक अकाउंट में या पर्सनल बैंक अकाउंट में। यदि उसने पर्सनल बैंक अकाउंट में जमा किया होता तो ये ट्रांजेक्शन में दिया ही नहीं होता। दिया है मतलब इसने कहाँ जमा कर दिया, बिजनेस के बैंक अकाउंट में प्राइवेट डिविडेंड जमा कर दिया, तो बैंक बैलेंस बढ़ा, बैंक बैलेंस बढ़ा। तो बताइए इसकी एंट्री इधर आ गई, फटाफट 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 आ गई एंट्री है। आदित्य नामदेव ने कहा है बैंक टू कैपिटल, विष्णु मिश्रा ने कहा है बैंक टू कैपिटल, क्या सही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बेटा ये एडिशन टू कैपिटल है, घर की मनी बिजनेस में आ गई ना, बिजनेस की मनी घर चली जाए तो ड्राइंग होता है, घर की बिजनेस की मनी घर चली जाए तो ड्राइंग, और घर की मनी बिजनेस में आ जाए, घर की मनी बिजनेस में आ जाए तो ये तो एडिशन टू कैपिटल हुआ। तो ये घर की मनी, पर्सनल इनकम जो उसके बैंक अकाउंट में जानी थी पर्सनल, वो बिजनेस के बैंक खाते में आ गई, तो इट इज लाइक एडिशन टू कैपिटल, तो बैंक टू कैपिटल। इसमें कोई डाउट वैसे तो मेरी जगह बनता नहीं, बोलिए बेटा फिर भी। आपको इनकी बात आगे विड्रॉ कर सकता है इस बैंक खाते से, करेगा तो फिर ड्राइंग मानेंगे ना उसको। अभी और विड्रॉ नहीं किया तो, ज़्यादा किया तो, कम किया तो, जब ड्रॉ करेगा करेगा, नहीं करेगा कितना करेगा, ज़्यादा करेगा कम करेगा, जब करेगा तो ड्राइंग मान लेंगे। ठीक है, अगला है प्राइवेट डिविडेंड पेड, प्राइवेट पेमेंट्स आउट ऑफ बैंक। सिंपल सी बात, ड्राइंग उल्टा हो गया, ये उसने प्राइवेट पेमेंट बिजनेस के बैंक खाते से कर दिए, तो एंट्री होगी ड्राइंग टू बैंक, यानी कैपिटल में डेबिट, बैंक में क्रेडिट। बैंक से करेंगे क्रेडिट और कैपिटल में करेंगे डेबिट, इससे कैपिटल कम हो जाएगी और बैंक भी कम हो जाएगा, और बैंक कम करने के लिए बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा और कैपिटल को कम करने के लिए कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली एंट्री क्या हुई,
वैसे प्रैक्टिकली दो एंट्री होती है, ड्राइंग टू बैंक, और बाद में ड्राइंग को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल टू ड्राइंग करते हैं। हम तो नेट एंट्री पास करते हैं सीधे कैपिटल टू बैंक। क्लियर है आपको? बैंक अकाउंट क्रेडिट और कैपिटल में डेबिट, ये ड्राइंग हो गई। फिर पेमेंट फॉर गुड्स आउट ऑफ बैंक, गुड्स के लिए पेमेंट फॉर गुड्स, गुड्स के लिए पेमेंट किसको करते हैं? क्रेडिटर को। बैंक से किया तो क्रेडिटर टू बैंक, क्रेडिटर टू बैंक, यस। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, कैश टू डेटर। पेमेंट फॉर गुड्स बाय कैश एंड चेक 160। अच्छा, पेमेंट फॉर गुड्स बाय कैश एंड चेक, ये पेमेंट फॉर गुड्स बाय कैश एंड चेक, कैश और चेक मिलाकर 160 का पेमेंट क्रेडिटर को किया गया। और हमें तो इसका बाइफर्केशन चाहिए, कितना कैश से कितना चेक से। जब तक ये बाइफर्केशन अवेलेबल है, क्योंकि हम पेमेंट करते हैं क्रेडिटर को चेक से तो एंट्री होती है क्रेडिटर बैंक, कैश से करते हैं तो होती है क्रेडिटर टू कैश। जब तक ये सेग्रीगेशन, ये बाइफर्केशन अवेलेबल नहीं होगा, हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन ने लिखा है 160 का पेमेंट कैश और चेक से किया, कितना कैश से कितना चेक से ये नहीं बताया। इधर कोई बता रहा है 38,000 कैश से, कहाँ से पता पड़ा? ये भाई साहब सत्यम चतुर्वेदी को कैसे पता पड़ गया? सॉरी, प्रतीक्षा 122 ऐसा लिखा हुआ है क्या? अच्छा, फोर्थ ट्रांजेक्शन में लिखा है पेमेंट फॉर गुड्स आउट ऑफ बैंक। ओके, ये है पेमेंट फॉर गुड्स, और ये भी पेमेंट फॉर गुड्स। ये है आउट ऑफ बैंक, और ये बाय कैश एंड चेक। 160 है कैश और चेक, चेक मतलब बैंक। इसमें ये आउट ऑफ बैंक 122 दिया हुआ है, तो बताओ कैश से कितना होगा? 38। इस तरह से हमने पता कर लिया ब्रेकअप। इसकी एंट्री कर देंगे क्रेडिटर टू कैश, इसकी एंट्री होगी क्रेडिटर टू कैश, इसकी होगी क्रेडिटर टू बैंक। ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अलग 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 है। ये पेमेंट किससे हुआ? ये पेमेंट किससे हुआ? ये पेमेंट किससे हुआ? बैंक से, आउट ऑफ बैंक। अच्छा, बैंक से मतलब चेक से या कैश से? तो ये है पेमेंट लिखने का तरीका है, आउट ऑफ बैंक मतलब आउट ऑफ चेक, ये चेक से हुआ है। और ये पेमेंट किस किस से है? कैश और चेक मिलाकर। तो क्या 122 का पेमेंट किससे है? बैंक से। तो 38 किससे होगा? कैश से है। सुनो सुनो सुनो, मुझे जवाब देने का मौका दो, उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन करो। फॉलोइंग फिगर्स रिलेटिंग टू हिज बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर। ये ट्रांजेक्शन एक दिन के हैं या पूरे साल भर के हैं? ये पेमेंट पूरे साल भर में हुआ या एक दिन हुआ? ये भी पूरे साल भर में हुआ कि एक दिन हुआ? तो ये ट्रांजेक्शन अलग अलग दिए या साल भर के इकट्ठे दिए हुए? तो आप इसको अलग अलग कैसे मान सकते हो? मुझे कारण तो बताओ। ये साल भर के ट्रांजेक्शन है और ये पेमेंट कह रहा है कि इतना चेक से हुआ। और मतलब ये क्या है, जैसे आपने कुछ कभी कभी क्या बेटा होता है ना, अपन जो चीज़ सोच लेते हैं कि हमने सोचा था कि ऐसा है, तो हम कोशिश करते कि वही सही हो, ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं, भले ही चाहे हमको दिमाग में आ भी गया हो कि हाँ ये सही है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि नहीं, जो हमने सोचा शायद वो सही हो। बेटा मेरी बात सुनो, यदि क्वेश्चन कह रहा है कि 122 का पेमेंट चेक से हुआ, और फिर यहाँ कहे कि 160 का पेमेंट कैश प्लस चेक से हुआ, तो अब इसमें क्या डाउट बचा कि ये 120 का पेमेंट यदि चेक से है तो ये चेक का पता है तभी तो कैश पता पड़ पाएगी। और यदि आप ऐसा नहीं सोचोगे तो ये फिर ये ट्रांजेक्शन अलग अलग कर पाओगे क्या आप? यदि आप ये मानोगे ये अलग है और ये अलग है, तो क्या इसकी एंट्री कर पाओगे आप? ये किससे है, कैश से कि चेक से? दोनों से। तो क्या इसकी ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग कर पाओगे आप? क्योंकि जो पेमेंट चेक से वो बैंक में जाता है, जो कैश से वो कैश में जाता है, तो आप इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। यदि आप सोचोगे कि दोनों है तो फिर आप इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं कर पाओगे, तो क्या करें? रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। तो डिफरेंस ही कैश पेड टू क्रेडिटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद क्या लिखा है? पेजेस 40 की है,
वेजेस कहाँ जाएगी? वेजेस कैश अकाउंट से क्रेडिट। अच्छा, वेजेस के बारे में दिया हुआ नहीं कि कैश से दिया या चेक से दिया। अब आप अपना नॉलेज लगाओ। अब कोई अड़ जाए कि नहीं सर कहाँ लिखा है बेटा, पर ऐसे अड़ने से एग्जाम में काम नहीं चलता। हमें एक रास्ता निकालना है आगे बढ़ने का, न कि अटक जाना है उस जगह पर। ऐसी चीजें बहुत जगह आएगी जहां पर आपको लॉजिक लगाकर, थोड़ा अपना दिमाग लगाकर सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें, आगे कैसे बढ़े। रुके नहीं बल्कि आगे बढ़े। अब मैं सोच लूँ कि वेजेस सर कहाँ लिखा है कि ये चेक से कि कैश से, हम तो इसको कैश और चेक दोनों मान लें, आधा चेक आधा कैश मान ले, तो बेटा एग्जाम में ऐसा नहीं चलता। एक रास्ता लेके चलना पड़ेगा, तो कैश मानो या चेक मानो, क्या माने? कैश मानना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वर्कर अब सब कुछ ऑनलाइन हुआ है। फिर भी आज देखो तो वर्कर के कौन से बैंक अकाउंट खुले हुए हैं? आज भी कई बार प्यून आते हैं, ज्वाइन करते हैं, उनको कहते हैं सैलरी तुम्हें चेक से मिलेगी, ऑनलाइन आएगी, तुम्हारे डायरेक्ट खाते में आएगी। सर हमारा तो अकाउंट ही नहीं है, खुलवाना पड़ता है उनके अकाउंट। तो ये वेजेस को हम कैसे मान लेंगे? डिलीवरी एक्सपेंसेस, डिलीवरी एक्सपेंस मतलब जाके माल डिलीवर करना, कैश से। रेंट एंड रेट्स, अब इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन में क्लियरिटी नहीं है। रेंट एंड रेट्स, लाइटिंग, जनरल एक्सपेंसेस, तो हमको सबको क्या मानना पड़ेगा? कैश मान लेना चाहिए। फिर देखते हैं इधर, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग बैंक बैलेंस गिवन है, कैश भी ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, कैश भी ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, बैंक भी ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है। इसका मतलब क्वेश्चन चाहता है कि आपका कैश अकाउंट बैंक अकाउंट अलग अलग बनना चाहिए। फिर डेटर ओपनिंग क्लोजिंग है, क्रेडिटर ओपनिंग क्लोजिंग है, और इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में भी 50 है और क्लोजिंग में भी 50 है। ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट 50 है, मतलब इन्वेस्टमेंट में कोई ट्रांजेक्शन ना परचेज है ना सेल है। ये इन्वेस्टमेंट बिजनेस के हैं, ये इन्वेस्टमेंट बिजनेस के हैं। लेकिन ये जो डिविडेंड मिला, ये जो डिविडेंड मिला, इसको क्या बोला उसने? प्राइवेट। मतलब ये शेयर्स, ये इन्वेस्टमेंट उसकी व्यक्तिगत संपत्ति है, उसका डिविडेंड उसने बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा कर दिया है। तो ये उसकी पर्सनल इनकम हुई जो वो बिजनेस के बैंक खाते में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, बस। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको सिर्फ समझना है, इसको अभी नोट तो करना ही नहीं है, घर जाके इस क्वेश्चन को आपको इवनिंग में ही जाकर सॉल्व करना है, और फिर देखते हैं कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। और एक शॉर्ट में बैलेंस शीट आपकी टेली होना चाहिए, ये प्रैक्टिस पहले ही क्वेश्चन से अपनी आदत डालें। पहले ही क्वेश्चन से डिटरमाइन बिल्कुल तय कर ले कि हमारा पहला क्वेश्चन जो होगा क्लास वर्क का, वो भी हम बराबर ध्यान से करेंगे, और पहले शॉर्ट में हमारी बैलेंस शीट टेली होगी। ये आपको पहले तय करके ही आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि चलो करते रहे डिफरेंस आएगा तब देख लेंगे, नहीं। एग्जाम में ये चांस मिलेगा नहीं। एग्जाम में आपको क्वेश्चन को रीचेक करने का टाइम नहीं मिलेगा, ना कर पाओगे। और यदि रीचेक करने चले गए सिंगल एंट्री, तो आपका पेपर बिल्कुल 100% बिगड़ गया। आप ये मान के चलो कि क्वेश्चन को यदि आपकी बैलेंस शीट नहीं हुई तो आप सोचो कि मैं रीचेक कर लूँ, नहीं कि चेक कर सकते, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। गए तो पेपर बिगड़ना तो 99% श्योर है। तो आप सिंगल एंट्री का क्वेश्चन करते हैं तो आपकी फर्स्ट शॉर्ट में बैलेंस शीट टेली होना कंपलसरी है। तो हैबिट आपको आज से, अभी से पहले क्वेश्चन से डालनी होगी। चलिए, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने इधर बनाया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं कल से क्या फॉर्मेट बना के लाऊंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये ट्रेडिंग और ये पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस। कोई भी नोट नहीं करेगा। मैं जानता हूं आपकी आदत हमेशा समझते समझते नोट करने की रही है, पर आपको आदत चेंज करनी पड़ेगी। ये होगी बैलेंस शीट। फिर इधर मैंने बनाया वर्किंग नोट नंबर 1। पहला वर्किंग नोट, कैश अकाउंट बना लें। अच्छा, इसमें कैश अकाउंट अलग बनेगा और बैंक अकाउंट अलग बनेगा कि कंबाइंड बनेगा? कैश अकाउंट बैंक अकाउंट अलग अलग बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड दिख रही है। क्वेश्चन है जब भी कैश और बैंक ट्रांजेक्शन अलग अलग दिए हो, कैश और चेक के ट्रांजेक्शन अलग अलग दिए हो, तो आपको मतलब बनाना पड़ेंगे अलग अलग। कैश अकाउंट बनाया और इधर हमने बैंक अकाउंट भी बनाया। ये हमने बना लिया बैंक अकाउंट। फिर वर्किंग नोट नंबर 3, डेटर अकाउंट। वर्किंग नोट 3 डेटर अकाउंट। वर्किंग नोट 4 क्रेडिटर्स अकाउंट। मेरे साथ साथ सोचना और मतलब मुझे सपोर्ट करें क्वेश्चन बनाने में, सॉल्व करने में, मेरे साथ साथ सोचें। और बस वर्किंग नोट बन गए या और कुछ बनेंगे? बोलो, वर्किंग नोट बन गए या बचा है कुछ? यही तो, ये दिमाग काम करना चाहिए। मतलब ये आपको अपने दिमाग के दरवाजे खोलना है, मैंने पहले ही कहा था।
तो आपको मेरे पहले अभी तक तो रेडी रहना था कि सर आपका वर्किंग नोट रेडी कंप्लीट है या एक पेंडिंग है। ये आपके दिमाग में नहीं आया, मतलब आप क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दे रहे, और इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका क्वेश्चन पे ध्यान रहे, न कि नोट करने पर। इधर से आ गया लवीश ने मुझे बताया, इधर से ऑनलाइन से तो पहले ही बच्चा है जिसने मुझे बताया है, बाकी ऑनलाइन से भी किसी का जवाब नहीं आया कि सर क्या बचा। बेटा क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी है। ओपनिंग बैलेंस शीट जब भी ओपनिंग बैलेंस शीट न दे, सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, और वो बनाकर ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना चाहिए। ऑनलाइन से अभी एक ही जवाब मिला था बस, वो भी लविश मित्तल का, उसके अलावा किसी ने भी नहीं दिया। और आपने शायद कुछ बच्चों ने सोचा, कई बच्चों ने सोचा कि सर 4 बन गए, ठीक है सर 5वां बनाएंगे तो देख लेंगे, और नहीं बनाएंगे तो नहीं देखेंगे। मैं वो चाहता हूँ कि आप मेरे पहले सोचना शुरू कर दो कि क्वेश्चन में कैसे करने वाले हैं, ठीक है बेटा। इसीलिए मैं आपको नोट करने से मना करता हूं कि आप नोट करोगे तो वो काम नहीं कर पाओगे। तो वर्किंग नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। इसके लिए क्या बनाओ बेटा, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अफेयर सुनते ही धड़कनें बढ़ जाती है, पर बेटा ये वो वाला अफेयर नहीं है, ये सीए वाला अफेयर है, और सीए में अफेयर को कोई जगह नहीं दी गई। सीए करना है तो अफेयर भूल जाओ। तो बेटा आप सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। बेटा सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट की डेटा बोलो। मेरे सामने क्वेश्चन अब नहीं है, आप बोलते जाओ फटाफट, लाइन से बोलेंगे। पहले यदि लाइब्रेरी आई है तो लाइब्रेरी लिखो, असेट आई है तो असेट लिखो, लाइन से लिखते चलो। स्टॉक 20,000 और बैंक बैलेंस 8,000। नेक्स्ट कैश बैलेंस 300 ओनली। ये मेरा अलाइनमेंट बिगड़ गया, अलाइनमेंट बिगड़ गया। ऐसे सारे फिगर का एंडिंग एक लेवल पे होना चाहिए। 8,000 अमाउंट का एंडिंग एक लेवल पे हो, फिर कैश 300, अमाउंट का अलाइनमेंट मेंटेन करें। ट्रेड डेटर्स, डेटर्स 14, क्रेडिटर्स 27,000, और इधर आ गई, सॉरी इन्वेस्टमेंट 50,000, और कैपिटल 60। इसमें से कैपिटल चूंकि बैलेंसिंग फिगर है तो आपको एग्जाम में लिख के आना कंपलसरी है कि ये बैलेंसिंग फिगर है, लिखना जरूरी है। बेटा प्लीज कोई भी कॉपी में नोट ना करे, मुझे बड़ा बुरा लगता है, और स्पेशली गर्ल्स को मैं डांट भी नहीं सकता, उनकी कॉपी जाकर फाड़ू तो उनको भी बुरा लगता है बेटा। पर यदि आप वाकई मेरी बात को थोड़ा सा भी आप कुछ वैल्यू देते हैं, वजन देते हैं, वेट देते हैं, कुछ समझते हैं कि ये टीचर जो बोल रहा है ये आप सबके भले के लिए है, मेरे भले के लिए नहीं बेटा। आप लिख लेंगे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा, पर मेरा रिजल्ट बिगड़ सकता है बेटा, इसलिए मुझे चिंता है। तो प्लीज़ बेटा बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप नोट न करें। यदि मुझे कोई नोट करता हुआ दिखाई दे तो सबसे पहले तो मैं उसके पास आकर उसके हाथ जोड़ूंगा, क्योंकि पहले पहले कॉपी के पन्ने फाड़ता हूँ तो गर्ल्स को बहुत बुरा लगता है, उनको बड़ा इंसल्टिंग लगता है, वो मुझे भी ठीक नहीं लगता है बेटा। तो फिर मैं सबसे पहले हाथ जोड़ूंगा तो वो भी आपको इंसल्टिंग लगेगा बेटा। पर इसी नौबत मत आने दो जब मैं कह रहा हूँ कि नोट नहीं करना है तो नहीं करना है। जब शाम को आपको पीडीएफ मिल जाएगा तो आप वो कर लेना, यदि आपको उसके बाद भी तकलीफ है तो वीडियो देख लेना, इससे ज़्यादा क्या चाहिए बेटा। तो ये हमने बनाया ओपनिंग बैलेंस शीट 65 हमने निकाल दी। अब हम सबसे पहले काम क्या करें, सारे ओपनिंग बैलेंसेस का सिंगल इफेक्ट लेना शुरू करें। पहला है ओपनिंग स्टॉक 20,000, तो मैंने स्टॉक को यहाँ लिया, ओपनिंग स्टॉक यहाँ ले लिया, ओपनिंग स्टॉक 20, ये मैंने ओपनिंग बैलेंस का सिंगल इफेक्ट लिया, ओपनिंग स्टॉक का, ये ओपनिंग स्टॉक का सिंगल इफेक्ट हो गया, इसका सिंगल इफेक्ट हो गया। फिर बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस, बैंक और कैश, ये बैंक अकाउंट यहाँ पर टू बैलेंस BD 8,000, मैंने ये बैलेंस लिया ₹8,000, इसका भी हो गया सिंगल इफेक्ट। फिर कैश बैलेंस 300, इसका भी मैं लेता हूँ सिंगल इफेक्ट, ये मैंने लिया टू बैलेंस BD ₹300, ये मेरा कैश बैलेंस का भी सिंगल इफेक्ट हो गया। फिर डेटर 14,000, मैंने डेटर अकाउंट खोल रखा है, टू बैलेंस BD ₹14,000, ये डेटर का मैंने ले लिया सिंगल इफेक्ट, ये भी हो गया। फिर बेटा इन्वेस्टमेंट, इसका ओपनिंग यही है, क्लोजिंग भी यही है, देयर इज नो ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज एंड सेल इन इन्वेस्टमेंट, सो यही क्लोजिंग बैलेंस है, तो इसको मैं सीधा बैलेंस शीट में रख देता हूँ। इन्वेस्टमेंट को मैं रख देता हूँ अपनी बैलेंस शीट में, जो मेन सॉल्यूशन है वहीं रख दिया मैंने, इन्वेस्टमेंट 50,000, ये इन्वेस्टमेंट का भी हो गया सिंगल इफेक्ट, ये हो गया। अब 65 की कैपिटल की बैलेंस शीट के इनर कॉलम में, क्योंकि इसमें ड्राइंग घटना है, प्रॉफिट जुड़ना है, कैपिटल 65 मैंने दिखा दी इनर कॉलम में, पेंडिंग फॉर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के लिए पेंडिंग है, ये अभी सिंगल इफेक्ट हो गया। और
क्रेडिटर 27,300, ये भी ओपनिंग बैलेंस यहाँ ले लिया मैंने बाय बैलेंस बीडी 27,300। मैं स्पीड इतनी रख रहा हूँ कि आपको नोट करने का टाइम मिलना भी नहीं चाहिए, और जब मैं आपका बेनिफिट यही है कि हम कोर्स जल्दी से करें, अच्छे से करें। तो चलिए, ये हमने ओपनिंग बैलेंस के सबके ले लिए सिंगल इफेक्ट, और ओपनिंग बैलेंस लेने में मुझे कोई ज़्यादा समझाने की जरूरत तो नहीं है कि मैं समझाऊं, हो गया। अब हम शुरू करेंगे ट्रांजेक्शन्स का डबल इफेक्ट। सबसे पहले है कैश पेड इनटू बैंक, कैश बैंक में जमा की गई, कैश बैंक से मांगी तो कैश बैलेंस कम करना पड़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। कैश अकाउंट से क्रेडिट, बैंक अकाउंट में डेबिट, यहाँ लिखेंगे बाय बैंक ₹150, 150 कैश बैंक में जमा किया गया, कैश अकाउंट से क्रेडिट, और बैंक अकाउंट में 2 कैश 150 डेबिट। फिर प्राइवेट डिविडेंड पेड इनटू, यही है ना प्राइवेट डिविडेंड, समझाऊं फिर से। प्राइवेट डिविडेंड यानी व्यक्तिगत इनकम उस बिजनेस के बैंक खाते में ले आया, ये ड्राइंग का उल्टा हो गया। घर की मनी, घर की इनकम बिजनेस में ले आया, तो ये बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो बिजनेस के बैंक अकाउंट में डेबिट टू डिविडेंड। हाँ लिख देंगे, कितना है बेटा, कितना है 2000 बिजनेस के बैंक अकाउंट में डेबिट, और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट डिविडेंड। अरे बेटा ये रफ वर्क चल रहा है, और यहाँ पर हम एग्जैक्ट अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, हमें पता तो पड़े कि ये किस चीज़ की चीज़ है, कौन सी चीज़ है। डिविडेंड है ना ये, या तो प्राइवेट डिविडेंड लिख दो या डिविडेंड लिख दो तो भी चलेगा। तो ये डिविडेंड को बैंक अकाउंट में डेबिट किया और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। हम परफेक्ट अकाउंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन डबल इफेक्ट बराबर दे रहे हैं, बस हमको लिखना तो पड़ेगा कि ये किस चीज़ का डेबिट क्रेडिट करें। मैं यहाँ लिखूंगा बैंक में टू कैपिटल, तो पता क्या पड़ेगा कि क्या चीज़ है, डिविडेंड वाला है क्या, कौन सा पॉइंट है। आगे नेक्स्ट, हाँ पेमेंट मेड आउट ऑफ, पेमेंट बैंक से बाय क्रेडिटर। अच्छा प्राइवेट पेमेंट बैंक से बाय ड्राइंग, बाय ड्राइंग कितना 20, बैंक अकाउंट से क्रेडिट और कैपिटल में डेबिट ड्राइंग -26, बैंक अकाउंट से क्रेडिट और कैपिटल में डेबिट। तो मैंने यहाँ बैंक अकाउंट क्या लिखा दिया, बाय ड्राइंग, बाय कैपिटल नहीं लिखा, बाय ड्राइंग। पता तो पड़ेगी आप काय का है ये, मैं बाय कैपिटल थोड़ा लिखूंगा यहाँ पर। नेक्स्ट, पेमेंट फॉर गुड्स आउट ऑफ, बैंक से पेमेंट किया गया क्रेडिटर को गुड्स के लिए, तो बैंक अकाउंट से बाय क्रेडिटर ₹120, बैंक से क्रेडिट को दिया गया यानी चेक से दिया गया, बैंक अकाउंट में क्रेडिट और क्रेडिटर में टू बैंक 122। ये पेमेंट जो क्रेडिट को चेक से दिया गया उसकी हम इफेक्ट दे चुके हैं। नेक्स्ट, कैश रिसीट फ्रॉम, डेटर से कैश प्राप्त हुआ, तो कैश अकाउंट में डेबिट, कैश अकाउंट में डेबिट टू डेटर, डेटर से कैश मिला तो कैश अकाउंट बढ़ेगा, कितना मिला 250, डेटर से कैश प्राप्त हुआ, कैश अकाउंट में डेबिट, और डेटर अकाउंट में बाय कैश क्रेडिट 250 कैश मिला, डेटर में क्रेडिट और कैश में डेबिट। नेक्स्ट, पेमेंट फॉर गुड्स आउट ऑफ कैश प्लस चेक। अब देखो ये क्रेडिटर में, हाँ ये क्रेडिट अकाउंट है, यहाँ पेमेंट ये वाला आ चुका है 122, कौन सा वाला, चेक से। यहाँ मुझे अब पेमेंट कौन सा वाला लिखना है, आपके हिसाब से मैं ऐसा लिख दूं कैश प्लस बैंक, फिर से 160 लिख दूं, लिख दूं ये 160, मतलब ये बैंक वाला यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। क्यों लिखूं डबल डबल, कैसे लिखूं, और ये तो यहाँ तो लिख दूंगा, यहाँ तो मैं डेबिट कर दूंगा, पर इसका कुछ पार्ट कैश में जाएगा, कुछ पार्ट बैंक में जाना चाहिए कि इकट्ठा जाएगा। इसको कहाँ क्या मानूं, कैश या चेक, ये कैश है तो इसको मैं कैश में लिख देता हूँ, ये कैश है या चेक है, तो फिर इसकी पोस्टिंग यहाँ तो डेबिट होगी, तो क्रेडिट कहाँ कहाँ होगी, कैश अकाउंट में और बैंक में, थोड़ी कैश में थोड़ी बैंक में, वो ठीक है। पर इसकी पोस्टिंग यदि करनी होती कुछ की, तो बताओ दोनों को अलग अलग करके करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। अब यदि आप सोचो कि सर ये तो अलग से ही है, तो फिर तो आप इसकी पोस्टिंग कभी कर ही नहीं पाओगे। हाँ बोलो, क्रेडिटर में तो सिर्फ, हाँ क्रेडिटर अकाउंट में सिर्फ क्रेडिट परचेज आती है, ये क्रेडिट परचेज है कि कैश पेमेंट टू क्रेडिटर है। मैं इसीलिए चाहता था कि मैं क्रेडिट अकाउंट आप लोग को समझाऊं,
बेटा मेरी बात सुनो, माल उधार खरीदते हैं तो उधार माल खरीदा, उसकी एंट्री क्या होगी? परचेज टू क्रेडिटर। ये क्रेडिट अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा? माल उधार खरीद लिया, ये आ गया। अब उसको पेमेंट कैसे कैसे हो सकता है? चेक से भी, और यदि मैंने पेमेंट क्रेडिटर को कैश में किया तो कैश पेड टू क्रेडिटर, तो क्या क्रेडिट अकाउंट में नहीं आएगा? आएगा ना, क्रेडिट टू कैश। कैसे नहीं आएगा वो कैश? तो अब ये जो पेमेंट है, बिकॉज बैंक पेमेंट तो ऑलरेडी एंटर हो चुका है। यस बेटा, बैंक पेमेंट, चेक पेमेंट तो ऑलरेडी एंटर हो चुका है, वो दोबारा एंट्री नहीं कर सकते। तो ये पेमेंट टोटल कितना है? 160, उसमें से 120 किससे था? तो बचा कितना? 38 पेमेंट क्रेडिट को किससे है? कैश से। तो यहाँ पर 2 कैश ही आएगा बस। तो 38,000 क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट, और कैश अकाउंट में बाय क्रेडिटर 38 क्रेडिट। और यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आप इस जगह क्वेश्चन अटक जाओगे, आगे बढ़ नहीं पाओगे। आप ये ट्राई कर लेना घर पर कि आप क्वेश्चन में आगे कैसे बढ़ते हो आपकी सोच से। नेक्स्ट, वेजेस। हमने माना कि वेजेस कैश में दी गई होगी, बाय वेजेस 40,000, 40,000। वेजेस को हमने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा 40,000। बेटा मुझे एक मौका दो समझाने का, मैं अभी बीच में अटकना नहीं चाहता, पर हमारे सिंगल एंट्री के सारे लगभग सारे क्वेश्चन में ये वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी। विथ लॉजिक बताऊंगा मैं आपको। जो बेटा एक आपका मिथ बना हुआ है कि वेजेस मतलब ट्रेडिंग में होती है, ये मतलब मैं कुछ इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि आपके टीचर ने वो बताया है और आपके टीचर ने आपके उनको अपनी जगह सही बताया। यदि आपको मैं 12th पढ़ा रहा होता या फाउंडेशन पढ़ा होता तो मैं भी बोलता कि ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग, लेकिन मैं आपको वो नहीं बल्कि इंटरमीडिएट पढ़ा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आपको कुछ नया सिखाना है। किताबों में भी वही है, इसलिए आपको टीचर वही बताएंगे। लेकिन बेटा देयर आर 2 टाइप ऑफ कंसर्न, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग। वेजेस पे करने से यदि गुड्स के वैल्यू में कोई एडिशन हो, उस गुड्स की मूल्य में वृद्धि हो, जैसे कि कोई आपने वेजेस दी प्रोसेसिंग के लिए, उससे गुड्स की शेप बदल गया, गुड्स का वैल्यू एडिशन हो गया, तो वो वेजेस ट्रेडिंग में आती है। लेकिन यदि आप सोचिए ना, एक बिजनेसमैन है, या जैसे मोबाइल शॉप है इसकी, जो मोबाइल बेचता है, वो मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर? वहां दी है वेजेस, वो वेजेस मोबाइल बनाने की है या मोबाइल को बेचने की है? ये मोबाइल को बेचने की है, तो क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ? वो तो वेजेस है कि प्रॉफिट एंड लॉस में। क्वेश्चन है, अच्छा वेजेस क्या आपका नहीं है? वेजेस वर्कर को दी गई वेजेस, वो वर्कर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है क्या? चलिए मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपको समझा दूंगा, पर अभी मैं समझाने चला गया तो हमारे क्वेश्चन में अटक जाएंगे। तो मैं आपको समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा रीजन के साथ, कोई दिक्कत नहीं। पर अभी मैंने वेजेस ली है, पीएनएल में डेबिट और कैश अकाउंट में क्रेडिट। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस टू डिलीवरी एक्सपेंसेस एक साथ कर लो। कितनी? कैश पीएनएल में डेबिट और कैश अकाउंट में बाय डिलीवरी एक्सपेंसेस 7,000। नेक्स्ट, टू रेंट एंड टैक्सेस कितना? हाँ रेंट एंड रेट्स होगा जो भी है, 2,000 यहाँ डेबिट, और कैश अकाउंट से बाय रेंट एंड रेट्स 2,000 क्रेडिट। नेक्स्ट, बाय लाइटिंग 1,000 कैश अकाउंट से क्रेडिट, पीएनएल में टू लाइटिंग 1,000 डेबिट। नेक्स्ट, टू जनरल एक्सपेंसेस 40 पीएनएल में डेबिट और कैश अकाउंट में बाय जनरल एक्सपेंसेस 4,600। इसके बाद क्या बचा? इसके बाद क्या बचा? ट्रांजेक्शन के हो गए डबल इफेक्ट, अब क्लोजिंग बैलेंसेस के डबल इफेक्ट। पहला क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट से क्रेडिट बाय
स्टॉक कितना 15,000 ट्रेडिंग अकाउंट से क्रेडिट और बैलेंस शीट में स्टॉक 15,000 बैलेंस शीट में डेबिट। नेक्स्ट बैंक बैलेंस यहाँ भी आएगा बाय बैलेंस सीडी 12,000 यहाँ भी आएगा, बैंक अकाउंट में भी आएगा और बैलेंस शीट में भी आएगा बैंक बैलेंस 12,000। कैश बैलेंस बैलेंस शीट में भी आएगा रुपीस, बैलेंस शीट में भी आएगा और कैश अकाउंट में भी आएगा बाय बैलेंस सीडी 400। ये मैंने कैश अकाउंट में भी रख दिया, बैलेंस शीट में भी रख दिया। नेक्स्ट डेटर अकाउंट का बैलेंस मैंने डेटर अकाउंट में भी रख दिया, 20,000 डेटर में भी रख दिया और बैलेंस शीट में भी रख दिया। डेटर 20,000, क्रेडिटर मैंने बैलेंस शीट में भी रख दिए 30 बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में भी रख दिए और यहाँ क्रेडिटर अकाउंट में भी रख दिया टू बैलेंस सीडी 30,000। इन्वेस्टमेंट हम पहले ले चुके हैं 50 ले चुके। ये हमने क्लोजिंग बैलेंसेस का भी क्या ले लिया, डबल इफेक्ट ले लिया। ठीक है, जब क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन खत्म हो जाए, क्वेश्चन की जब जानकारी खत्म हो जाए तब हम अपनी कॉपी में इंफॉर्मेशन अननोन वाली निकालना स्टार्ट करेंगे। जब तक क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन बची रहे तब तक हम अपनी कॉपी से कुछ डेटा फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन एग्जॉस्ट होगी, खत्म हो गई, तो अब हम शुरू करेंगे हमारी कॉपी में देखना। पहले कौन सा अकाउंट देखूं जिसमें दो अननोन है या एक ही अननोन है? कौन से अकाउंट पहले कंप्लीट करूं जिसमें अननोन एक ही है या अननोन दो हैं? जिसमें दो अननोन है वो आप कुछ निकाल ही नहीं पाओगे, अटके रहोगे, देखते रहोगे, अननोन कुछ निकलेगा नहीं। पर बेहतर है पहले उस अकाउंट को, बेहतर नहीं कंपलसरी है कि आप पहले उस अकाउंट को देखो जिसमें अननोन एक है, ताकि वो हम अननोन फिलअप करके इंफॉर्मेशन जनरेट करके आगे बढ़ पाए। बोलिए बेटा। हाँ हाँ, कहाँ नहीं आएगा? हाँ आरओआई, आरओआई ये तो एक रेशियो एनालिसिस है, हम तो सिंगुलरिटी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। नहीं मिला बेटा, जरूरी नहीं कि इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिले, कई सारी कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है हमारा, डिविडेंड नहीं मिला हमको तो नहीं मिलेगा। कंपनी 2-3 साल तक डिविडेंड देती है। अब यदि होता तो क्वेश्चन में दिया होता ना, नहीं दिया तो हम कैसे इनकम मान लेंगे कितनी इनकम है? आप बताओ ना। चलो मैंने मान लिया कि हाँ इनकम, आपकी बात मान लो कि इन्वेस्टमेंट पे इनकम मिलना चाहिए, पर कितनी, क्या लूँ मैं बताओ? ले नहीं पाएंगे ना अपन, तो फिर क्यों ले अपन? जब नहीं दी तो नहीं ले। ठीक है। हाँ बेटा, कौन सा अकाउंट ऐसा है क्रेडिटर से क्या निकल जाएगी? क्रेडिटर से आपको पेमेंट टू क्रेडिटर दिया हुआ है, आपने कुल मिलाकर 160 पे किया और क्लोजिंग क्रेडिटर 30 के बचे हैं, तो आप यहाँ पर परचेज निकाल सकते हो बाय परचेजेज बैलेंसिंग फिगर। परचेज आपको मिल गई, एक ही अननोन था इसमें परचेज, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। तो आपने 162, ये आपकी परचेज है बैलेंसिंग फिगर। इसको हम, इस परचेज को क्रेडिट अकाउंट में किया हमने क्रेडिट, क्रेडिटर में किया क्रेडिट और ट्रेडिंग अकाउंट में करेंगे डेबिट। 162,700 की परचेज डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्रेडिट अकाउंट कंप्लीट हुआ। डेटर अकाउंट में क्या आ जाएगी? सेल। ये सेल बैलेंसिंग फिगर है, तो ये लिखना ना भूलें कि ये बैलेंसिंग फिगर है, क्योंकि आपने फाइंड आउट किया है। बैलेंसिंग फिगर में सेल कितनी आई? 2,56,000 की सेल, क्रेडिट सेल। यहाँ डेबिट, डेटर्स में डेबिट और ट्रेडिंग में क्रेडिट, बाय सेल 256। नेक्स्ट डेटर अकाउंट कंप्लीट, क्रेडिटर कंप्लीट। बैंक अकाउंट, अच्छा क्वेश्चन ने कहा था ड्राइंग बैलेंसिंग फिगर है कैश में या चेक से? क्वेश्चन ने कहा था कि डिफरेंस को ड्राइंग मानना है, कैश डिफरेंस को या बैंक डिफरेंस को। इसका मतलब बैंक अकाउंट टेली हो जाना चाहिए। जरा देखो, बैंक अकाउंट टेली हो गया होगा, टेली हो गया कि नहीं हो गया? इधर कितना रहा है? 160, इधर भी कितना रहा है? 160, मतलब टेली हो गया। बैंक अकाउंट से कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं निकला। कैश अकाउंट में क्या आने वाला है? बाय ड्राइंग बैलेंसिंग फिगर आने वाली है, क्वेश्चन ने कहा था। तो बैंक अकाउंट का
पेमेंट साइड में अननोन ड्राइंग आने ही वाला है, कंफर्म है। क्वेश्चन ने कहा था कि कैश के डिफरेंस को ड्राइंग मान लेना है, तो ड्राइंग आपका बैलेंसिंग फिगर है। कितना है बैलेंसिंग फिगर ड्राइंग? 70 की ड्राइंग जो कैश अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर है, ये कैश अकाउंट से क्रेडिट और कैपिटल में डेबिट ड्राइंग 73 की। ये ड्राइंग आ गई आपकी। कैश अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर 7300 की ड्राइंग, कैश अकाउंट से क्रेडिट और कैपिटल अकाउंट में डेबिट। कैश अकाउंट का काम भी खत्म, इससे भी अननोन डेटा हमने निकाल लिया। अब इधर जीपी निकल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, और वो जीपी ट्रेडिंग में डेबिट होगा और वही जीपी पीएनएल में क्रेडिट होगा। ट्रेडिंग में डेबिट, पीएनएल में क्रेडिट। कितना जीपी आया? 88,300। और नेट प्रॉफिट आएगा टू नेट प्रॉफिट, और ये भी बैलेंसिंग फिगर है 33,000। ये नेट प्रॉफिट पीएनएल में डेबिट और कैपिटल में 33,700 की नेट प्रॉफिट कैपिटल में क्रेडिट। क्लोजिंग कैपिटल 67, ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई। प्रॉफिट को हमने पीएनएल में किया डेबिट और कैपिटल में किया क्रेडिट, बस। देखिए बैलेंस शीट आपकी फर्स्ट शॉट में टेली हो जाना चाहिए। बैलेंस शीट आपकी फर्स्ट शॉट में टेली होना बहुत जरूरी है, पहले ही क्वेश्चन से। 97,400 ये टोटल है बैलेंस शीट का। यदि आपकी फर्स्ट शॉट में बैलेंस शीट टेली नहीं हो रही है अभी घर पर भी, तो आप एग्जाम में क्या खा कर लोगे? तो एग्जाम देने जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, अगले अटेम्प्ट की तैयारी करो। यदि आपकी सिंगल एंट्री की बैलेंस शीट फर्स्ट शॉट में टेली नहीं हो रही, मतलब आप एग्जाम में जाने को, एग्जाम में फेस करने को, पेपर अटेम्प्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। जब हमारे पास एक शानदार मैकेनिज्म अवेलेबल है, ओपनिंग बैलेंसेस के सिंगल इफेक्ट देना, यानी एक जगह लिखना, ट्रांजेक्शन के डबल इफेक्ट देना, क्लोजिंग बैलेंस के डबल इफेक्ट देना, एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट देना, तो डेफिनेटली आपकी बैलेंस शीट टेली होगी। कैसे नहीं होगी? जब आप ये मैकेनिज्म फॉलो करोगे, भली बैलेंस शीट का आपका आंसर गलत हो लेकिन टेली तो होगी ना। ये सिस्टम से चलोगे तो फिर बैलेंस शीट टेली ना हो ऐसा इम्पॉसिबल है, और वो नहीं कर पा रहे हो। बैलेंस शीट टेली नहीं हो रही मतलब गलती किसकी है? कई बार बच्चे बोलते सर हमने तो 4 बार ट्राई कर लिया, क्वेश्चन 4 बार ट्राई कर लिया, बैलेंस शीट टेली नहीं हो रही हमारी। भाई ये गलती सिस्टम की है क्या? जो सैकड़ों सालों से सिस्टम चला आ रहा है डबल एंट्री, उसको आप चैलेंज कर रहे हो कि आपकी बैलेंस शीट टेली हुई सर, 4 बार चेक कर लिया, गलती सर हमारी कोई नहीं है। अरे भाई गलती नहीं होती तो बैलेंस शीट टेली हो जाती। तो गलती आप ही की है, ढूंढनी आप ही को पड़ेगी। ठीक है। हाँ अब आप बेटा मैं डाउट